कहानी की शुरुआत में हमें किम यून नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो देखने में तो किसी गैंगस्टर जैसा लगता है, लेकिन असल में ये एक बहुत ही ढाका टाइप का पुलिस वाला है। इस शहर के एक बड़े गैंगस्टर को पकड़ने के लिए वो किसी क्लब में जाता है। यहाँ उसकी मुलाकात जून नाम की एक लड़की से होती है। वो किम को एक गन देते हुए उस कमरे का लोकेशन बताती है जहाँ उन गैंगस्टर्स की मीटिंग चल रही है। किम का इस शहर के पुलिस डिपार्टमेंट में काफी नाम है और यहाँ के ज्यादातर गैंगस्टर्स उससे काफी डरते हैं। इन गैंगस्टर्स का बॉस आज ही इस देश को छोड़कर भागने वाला था और तभी उसे पकड़ने के लिए किम को यहाँ भेजा गया है। वो किम को देखते ही थोड़ा घबरा जाता है और उसको ऑफर देता है कि अगर तुम मुझे यहाँ से जाने दो तो बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा जितना तुम इस जॉब में रिटायरमेंट तक भी नहीं कमा सकते। इस गैंगस्टर का नाम है जायको और इसे भी ये बात अच्छे से पता है कि किम को रिश्वत देकर तो अपनी तरफ नहीं मिलाया जा सकता। तो आखिरकार इनके पास एक ही ऑप्शन बचता है और वो था किम पर हमला करने का। इन लोगों के बीच फाइट शुरू होती है और इन गैंगस्टर्स को अपनी गलती की बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। किम की फाइटिंग स्किल इतनी ज्यादा स्ट्रांग है कि ये गैंगस्टर उसका जरा सा भी मुकाबला नहीं कर पाते। इन सारे लोगों को अधमरा करने के बाद एंड में वो जायको को भी बुरी तरह से घायल करके उसे पुलिस के हवाले कर देता है। इसके बाद वो जून को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। जून असल में एक बारटेंडर है जो कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए बीच बीच में किम के लिए भी काम किया करती है। किम को तो इस लड़की में जरा भी इंटरेस्ट नहीं, लेकिन जून उसे मन ही मन चाहने लगी है, पर यह बात वो उससे कह नहीं पाती क्योंकि बाकियों की तरह जून को भी किम से डर लगता है। अब ऐसा नहीं है कि किम को सिर्फ इसी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है, बात दरअसल ये है कि किम को दुनिया की किसी भी लड़की में इंटरेस्ट नहीं है और उसकी वजह यह है कि किम एक गे है जो अंदर से खुद को किसी लड़की के जैसा फील करता है। अक्सर वो अपने बचपन के एक लव अफेयर के बारे में सोचा करता है और उसकी इस इमेजिनेशन को देखकर साफ पता चलता है कि वो भी असल में एक लड़का ही था जिससे किम को प्यार था। फिलहाल किम की हालत कुछ ऐसी है कि उसे रात रात भर नींद नहीं आती और इसके पीछे की वजह यह है कि वो इस दुविधा में है कि उसे अपनी ये पूरी जिंदगी एक लड़का बनकर ही जीना चाहिए या फिर ऑपरेशन करवाकर एक लड़की बन जाना चाहिए। किम के इस सीक्रेट के बारे में उसके उस डॉक्टर को भी पता है जिससे वो अक्सर अपना इंसोम्निया का इलाज करवाने के लिए जाया करता है। उसके डॉक्टर भी इस बात से परेशान है कि काफी सारी दवाओं के बाद भी उसकी नींद की बीमारी ठीक नहीं हुई। वो किम से कहती है कि हमें तुम्हारी दवाओं का डोज बढ़ाना होगा, लेकिन किम कहता है कि अब इन सब चीजों की जरूरत नहीं क्योंकि उसने ये फैसला कर लिया है कि बहुत जल्द वो अपनी सर्जरी कराकर पूरी तरह से लड़की बन जाएगा और इसके लिए वो कुछ ही दिनों में पुलिस की नौकरी से रिजाइन भी करने वाला है। पुलिस स्टेशन के अंदर किम का बॉस उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है क्योंकि अगर वो चाहता तो जायको को बिना घायल किए भी गिरफ्तार कर सकता था, लेकिन अपनी पुरानी आदत के चलते वो गुंडे बदमाशों के साथ हर बार ऐसा ही करता है। इस डिपार्टमेंट के बाकी लोगों की तरह किम का बॉस भी उसकी फाइटिंग स्किल के लिए उसे काफी पसंद करता है और उसका मानना है कि किम अपने आप में एक वन मैन आर्मी है जो अकेला ही बड़ी से बड़ी गैंग को भी खत्म कर सकता है। यही वजह है कि उसने अभी तक किम का रेजिग्नेशन एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि वो ये बिल्कुल भी नहीं चाहता कि किम पुलिस की नौकरी को छोड़े। फिर लास्ट में वो उससे कहता है कि पुलिस डिपार्टमेंट छोड़ने से पहले तुम्हें मेरे लिए एक आखिरी काम करना होगा। अपने बॉस के बताए उस आखिरी काम को करने के लिए सबसे पहले किम जून से मिलने के लिए जाता है। इस बार में काम करके जून बहुत ज्यादा पैसे तो नहीं कमा पाती, इसीलिए वो इस बार भी कुछ एक्स्ट्रा पैसे कमाने के लिए किम की मदद करने को तैयार हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वो चोरी छुपे किसी डॉक्टर के क्लिनिक पर जाता है। इस डॉक्टर की हेल्प से ही किम अपने शरीर को पूरी तरह से एक लड़की में बदलने वाला है। उसके हाथों में लगे बहुत सारे नीडल्स के निशानों को देखकर ही पता चलता है कि वो पिछले काफी समय से ऐसे इंजेक्शन ले रहा है जो उसके शरीर में हार्मोनल चेंजेस करके उसके अपर बॉडी को एक लड़की जैसा बना दे, लेकिन उसकी बहुत ज्यादा ही मर्दाना लाइफस्टाइल की वजह से उस पर ये दवाइयां बिल्कुल भी काम नहीं करती और यही वजह है कि वो पुलिस की नौकरी छोड़कर एक आम जिंदगी जीने की प्लानिंग कर रहा है ताकि उसे जिम और मार्शल आर्ट बिल्कुल भी ना करना पड़े। लास्ट में वो डॉक्टर किम को उस लेडी का एड्रेस देता है जो थाईलैंड में उसके फाइनल ऑपरेशन का इंतजाम करेगी। अगले सीन में हम जायको के छोटे भाई कॉन्ग को देखते हैं जो खुद भी एक गैंगस्टर ही है। कॉन्ग के आदमी उसे बताते हैं कि पुलिस ने उसके भाई के घर पर छापा मारकर पैसों के साथ साथ काफी सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स को भी अपने कब्जे में ले लिया है और इन्हीं में से कुछ डॉक्यूमेंट थे किसी रशियन बॉन्ड के जो उन्हें फ्यूचर में काफी ज्यादा पैसा देने वाले थे। कॉन्ग को इस छापेमारी में पैसा जाने का तो कोई गम नहीं, लेकिन उन रशियन बॉन्ड्स के जाने की वजह से वो अपने भाई पर बहुत गुस्सा करता है। वो अपने आदमियों से कहता है कि ये बॉन्ड्स हमें इतनी आसानी से तो नहीं मिलने वाले क्योंकि जिस पुलिस ऑफिसर ने मेरे भाई का ये हाल किया है मैं उसे काफी पहले से जानता हूँ और सच कहूँ तो मैं उसका फैन हूँ। जब मैंने उसे बरसात की एक शाम को मेरे आदमियों से फाइट करते हुए देखा तभी से मैं उसका फैन बन गया। कुछ ही देर में उसने मेरे सारे आदमियों को पीट कर बराबर कर दिया था और बरसात की एक भी बूंद उसे भिगा तक ना पाई। इधर दूसरी तरफ किम के साथ काम करने वाला उसका जूनियर होंग जून से मिलकर उसे सारी प्लानिंग समझाता है। ये लोग एक ऐसे आदमी को पकड़ने का प्लान बना रहे हैं जो किसी मॉल के पार्किंग एरिया में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करके उनका सामान भी लूटा करता है। हर सीसीटीवी फुटेज में हेलमेट पहनने की वजह से अभी तक उस आदमी की पहचान नहीं हो पाई और यही वजह है कि जून को वहां उसके एक शिकार के रूप में भेजा जा रहा है।
जाने से पहले किम उसे भरोसा दिलाता है कि तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला और सब कुछ आराम से हो जाएगा। इसके बाद किम उस लेडी से मिलने के लिए एक चर्च में जाता है जो थाईलैंड में उसका फाइनल ऑपरेशन करवाने वाली है। इस औरत को हम यहाँ लेडी गागा कह के बुलाएंगे। ये किम से पूछती है कि अगर सच में तुम खुद को अंदर से एक लड़की जैसा महसूस करते हो तो इतनी बॉडी शॉडी बनाकर खुद को एक अल्फा मेल जैसा क्यों बना रखा है। किम कहता है कि मुझे हमेशा ही मेरी उस पहचान से नफरत है और इसीलिए मैंने अपने अंदर की लड़की को कभी बाहर आने का मौका ही नहीं दिया। यही वजह है कि मैंने जिम और मार्शल आर्ट करके खुद को जरूरत से ज्यादा ही मर्दाना बना लिया ताकि मुझे कभी भी ये एहसास ही ना हो सके कि मैं अंदर से क्या हूँ। इसके बाद लेडी गागा किम को एक क्लब में लेकर जाती है जहाँ पर काफी सारी ऐसी लड़कियां थी जिन्होंने ऑपरेशन करवा के अपना जेंडर चेंज करवाया। लेडी गागा किम से पूछती है कि क्या तुमने कभी खुद का मेकओवर करके खुद को एक लड़की जैसा बनाया है। किम बताता है कि उसने कोशिश की थी लेकिन ये उससे नहीं हो पाया। तो लेडी गागा उसको अपनी एक असिस्टेंट के पास भेजती है जो किम को वो सारी जरूरी चीजें देती हैं जो उसे एक लड़की जैसा दिखने में मदद करेंगे। ये खुद ही अपने हाथों से किम को तैयार करना चाहती थी लेकिन वो यहाँ पर कंफर्टेबल नहीं था, तो इसीलिए वो इन सारी चीजों को लेकर अपने घर पर जाता है। वो सोचता है कि उसे लड़की जैसा तैयार होकर यहाँ से बाहर जाना चाहिए ताकि जब बाहरी दुनिया के लोग उसे एक लड़की की तरह देखें तो इस बात से वो कंफर्टेबल है भी या नहीं। यही सब सोचकर वो एक लड़की के जैसा तैयार होता है और फिर अपने फ्लैट से बाहर निकलकर लिफ्ट में आता है। लेकिन जैसे ही लिफ्ट में इस बिल्डिंग के कुछ दूसरे लोग आते हैं तो उन्हें देखकर किम काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। इसी दौरान किम के पास उसके जूनियर हॉन्ग का कॉल आता है। वो उसे जल्द से जल्द पुलिस स्टेशन पहुंचने को कहता है। वहां पहुंचकर किम को पता चलता है कि पुलिस वालों ने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया है जो किसी मॉल के पार्किंग एरिया में लड़कियों के साथ छेड़छाड़ किया करता था। सबसे पहले तो वो पुलिस की मदद के लिए जून को शुक्रिया कहता है और इसके बाद जब वो उस आदमी से पूछताछ करने के लिए जाता है तो देखता है कि ये आदमी काफी अड़ियल है जो किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं देता। किम उसके पास जाकर उसके कानों में कहता है कि अगर तुमने शराफत से मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हारे शरीर की एक एक हड्डी तोड़ दूंगा। अगर तुम्हें मेरे बारे में पता होता तब तुम शायद इतना नाटक ना करते। किम के इस थ्रेट को सुनकर ये आदमी थोड़ा डर जाता है और फिर ये उन्हें बताता है कि मैं किसी भी गैंग के लिए काम नहीं करता। दरअसल मैं एक साइको हूँ जिसे लड़कियों के पसीने की स्मेल पसंद है और यही वजह है कि रॉबरी से ज्यादा मुझे उनके साथ छेड़छाड़ करना अच्छा लगता है। इसके बाद वो किम को कुछ ऐसा कहता है जिससे वो बुरी तरह से शर्मा जाता है। वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी की स्मेल से तो ऐसा लगता है कि तुम्हें एक लड़की होना चाहिए था और अभी जब तुम मेरे पास आए थे तो मैं थोड़ा उत्तेजित फील करने लगा। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग सन्न रह जाते हैं और किम को भी समझ नहीं आता कि इस पर किस तरह से रिएक्ट किया जाए। वैसे किम की लाइफ को देखते हुए तो ये बात उसके लिए एक कॉम्प्लीमेंट जैसी थी और इसीलिए यहाँ से घर वापस जाते समय वो अपने बचपन के दिनों के बारे में सोचने लगता है। किम को उस समय अपने किसी क्लासमेट से प्यार था और धीरे धीरे ये बात पूरी क्लास को पता चल जाती है जिस वजह से ये लोग किम का काफी ज्यादा मजाक भी उड़ाते हैं। यही सब सोचते सोचते उसकी नींद आ जाती है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक हॉस्पिटल में पाता है। हॉन्ग उसे बताता है कि तुम्हें बहुत हल्की फुल्की ही चोट आई है, इसलिए अगर तुम चाहो तो अभी के अभी डिस्चार्ज ले सकते हो। इसके बाद वो किम को उसके घर ड्रॉप करने के लिए जाता है। रास्ते में हॉन्ग उससे कहता है कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा लेकिन बेहतर होगा कि तुम ड्रग्स लेना छोड़ दो। असल में उस हॉस्पिटल के अंदर हॉन्ग ने किम के हाथों में नीडल्स के वो काफी सारे निशान देखे और इसीलिए उसे ये गलतफहमी हुई है कि जरूर किम ड्रग्स लेता होगा। किम उसे इन इंजेक्शंस के पीछे की असलियत नहीं बताना चाहता था, इसीलिए वो हॉन्ग को बिना कोई सफाई दिए कहता है कि ठीक है, आगे से मैं ये नहीं करूंगा। इससे पहले कि किम अपने घर पर पहुंच पाता, कॉन्ग अपने आदमी के साथ वहां पहुंचकर उस घर की तलाशी लेने लगता है। तलाशी के दौरान इन्हें यहाँ लड़कियों के कुछ कपड़े मिलते हैं तो कॉन्ग और उसके आदमी सोचते हैं कि शायद किम यहाँ किसी लड़की के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है। कॉन्ग अपने आदमियों से कहता है कि मैं किम से अकेले मिलकर कुछ बात करना चाहता हूँ, इसलिए बेहतर होगा कि तुम लोग यहाँ से बाहर जाकर मेरा इंतजार करो। उन लोगों के यहाँ से जाने के कुछ समय बाद किम भी इस घर में आता है। कॉन्ग उसके साथ बहुत ही शराफत से पेश आता है और उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि इस शहर के पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में अगर कोई मर्द है तो वो सिर्फ तुम हो। एक गैंगस्टर होने के बावजूद भी मैं तुम्हारी हिम्मत और ईमानदारी की काफी कदर करता हूँ। किम कहता है कि इधर उधर की बातें करने से बेहतर है कि तुम सीधा मुद्दे पर आओ और मुझे ये बताओ कि आखिर यहाँ क्यों आए हो। फिर कॉन्ग उसे बताता है कि पुलिस के पास मेरे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं जो असल में रशिया की किसी ऑयल कंपनी के बॉन्ड्स हैं। वैसे देखा जाए तो पुलिस के लिए वो कागज किसी काम के नहीं, लेकिन मुझको वो फ्यूचर में $1 मिलियन देने वाले हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि तुम उन रशियन बॉन्ड्स को पुलिस स्टेशन से चुरा कर मेरे पास ले आओ और उसके बाद हम दोनों अच्छे दोस्त बन जाएंगे। किम उससे कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारे लिए ये काम करूंगा। कॉन्ग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम पुलिस की नौकरी छोड़ने वाले हो और मुझे नहीं लगता कि तुमने उस नौकरी के दौरान अपने लिए कुछ सेविंग करके रखी होगी। तो ये नौकरी छोड़ने के बाद तुम चाहे कैसी भी जिंदगी जियो, लेकिन तुम्हें पैसों की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो अगर तुम मेरा ये काम करते हो तो बदले में मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा कि तुम अपने आगे की जिंदगी आराम से काट सको।
कुछ दिनों बाद किम को अपने ऑपरेशन के लिए काफी सारे पैसों की जरूरत पड़ने वाली है और यही सोचकर फिलहाल वो कॉन्ग को ना नहीं करता और उससे कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें कुछ दिनों में सोच कर बताता हूँ। अगले सीन में हम देखते हैं कि किम का जूनियर होंग उस बार में गया है जहाँ जून काम करती है। वो जून से पूछता है कि तुम और किम एक दूसरे को कब से जानते हो और क्या फिलहाल तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जून कहती है कि डेट करना तो दूर, उसको शायद मेरा नाम तक नहीं पता। होंग कहता है कि ऐसा नहीं है, किम को तुम्हारा नाम पता है, इसीलिए उसने उस दिन पुलिस स्टेशन में तुम्हें जैंग मी कहकर बुलाया। ये सुनकर जून को थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि असल में जैंग मी उसके बचपन का नाम था जो फिलहाल उसके अलावा और किसी को भी नहीं पता। तो इसका मतलब ये हुआ कि किम जून को शायद पहले से ही जानता है। इधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काफी दिन तक चले इलाज के बाद जायको की हालत अब थोड़ी बहुत ठीक हो चुकी है। इस शहर का पुलिस कमिश्नर उससे मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है। वो जायको से कहता है कि कुछ ही दिनों के अंदर हम तुम्हें यहाँ से किसी जेल में शिफ्ट करने वाले हैं। जायको का वकील उसकी तरफ से सफाई देने की कोशिश करता है तो कमिश्नर उससे कहता है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ इतने सबूत हैं कि मैं चाहूँ तो पूरी जिंदगी तुम्हें जेल के अंदर सड़ा सकता हूँ, लेकिन मेरे पास तुम्हारे लिए एक ऑफर है और अगर तुमने मेरी बात पर अमल किया तो तुम्हारी सजा काफी हद तक कम हो सकती है। जायको पूछता है कि उसे पुलिस के लिए ऐसा क्या करना होगा। कमिश्नर कहता है कि देखो, पुलिस को ये बात अच्छे से पता है कि तुमसे भी बड़ा वाला क्रिमिनल तुम्हारा भाई है, लेकिन हमारे पास उसके खिलाफ इतने सबूत नहीं है कि उसे जेल में डाला जा सके। तो अगर तुम उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में हमारी मदद करो तो हम भी तुम्हारी सजा को काफी हद तक कम करवा देंगे। जायको के पास फिलहाल पुलिस की बात मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसीलिए वो उनकी मदद करने को तैयार हो जाता है। इसी बीच पुलिस स्टेशन में किम मौका पाकर उन रशियन कंपनी के बॉन्ड्स को ढूंढ लेता है जिसके बारे में उसे कॉन्ग ने बताया था। वो कॉन्ग को दिखाने के लिए उन डॉक्यूमेंट्स की एक फोटो खींच लेता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि इस नौकरी में उसका आज आखिरी दिन है और उसके सीनियर्स ने उसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया है। किम को फेयरवेल देने के लिए ये सब लोग मिलकर एक पार्टी करते हैं। उसके ये नौकरी छोड़ने से डिपार्टमेंट का कोई भी आदमी खुश नहीं था और खासकर कि उसका जूनियर होंग, क्योंकि इस शहर के गुंडे बदमाश किम से काफी डरते हैं और उसके यहाँ से जाने के बाद उन लोगों की ताकत बढ़ने वाली है। इस पार्टी के बाद जब किम अपने घर पर जाता है तो देखता है कि जून वहाँ पहले से ही पहुंचकर उसका इंतजार कर रही थी। जून उससे पूछती है कि कौन हो तुम और तुम्हें मेरे बचपन का नाम कैसे पता। इसके बाद यहाँ फ्लैशबैक के एक सीन में इन दोनों के बीच की सारी कहानी समझ आती है। बचपन में किम को जिस लड़के से प्यार था असल में जून उसकी बहन है। इन दोनों के बीच के रिश्ते के बारे में पता लगने के बाद पूरे स्कूल में इन दोनों की काफी फजीहत हो चुकी थी। किम ने तो किसी तरह इस बदनामी को सह लिया, लेकिन उसका पार्टनर ये बर्दाश्त नहीं कर सका और फिर एक दिन उसने स्कूल की छत से कूदकर सुसाइड कर लिया। किम ने अपने उस दोस्त को वादा किया था कि वो बड़ा होकर उसकी छोटी बहन जून का ख्याल रखेगा और इसीलिए उसने अपना ट्रांसफर इस शहर में लिया ताकि वो उस पर नजर रख सके। इसके बाद किम कॉन्ग से मिलने के लिए उसके अड्डे पर जाता है। कंफर्मेशन के लिए वो कॉन्ग को उस रशियन कंपनी के बॉन्ड्स का फोटो दिखाता है और कहता है कि इन पेपर्स को पुलिस स्टेशन से चुराने में उसे थोड़ा समय लगेगा। उसकी बात से काफी हद तक सेटिस्फाई होकर कॉन्ग कहता है कि मैं कल ही तुम्हारे अकाउंट में आधा पैसा ट्रांसफर कर दूंगा। लेकिन किम के यहाँ से जाने के बाद कॉन्ग इस सोच में डूबा है कि आखिर वो कौन सी वजह है जो किम जैसा ईमानदार ऑफिसर मुझसे रिश्वत लेने के लिए राजी हो गया। इसी बीच कॉन्ग के पास उसके बड़े भाई जायको का कॉल आता है जो उसे मिलने के लिए हॉस्पिटल में बुलवाता है। वो कॉन्ग से मिलकर कहता है कि मुझे तुम्हारी थोड़ी हेल्प चाहिए, तभी मैं जेल जाने से बच पाऊंगा। उसकी बातें सुनकर कॉन्ग समझ जाता है कि ये पुलिस वालों के साथ मिलकर मुझे फंसाने का प्लान बना रहा है। अब तक इस पूरे मैटर में उसने काफी शांति से काम लिया था, लेकिन अब वो ये समझ चुका है कि अगर उसने कमिश्नर का कुछ नहीं किया तो बहुत जल्द अपना सब कुछ खोने के साथ साथ उसे भी जेल जाना होगा। और यही सब प्लानिंग करके वो अगले ही दिन अपने आदमी के साथ कमिश्नर के लिए फील्डिंग सेट करता है। कॉन्ग के इतने सारे आदमी और टूटे हुए सीसीटीवी को देखकर कमिश्नर समझ जाता है कि ये लोग उसे धमकाने नहीं बल्कि खत्म करने के इरादे से यहाँ आए हैं। वो इन लोगों से फाइट करके कुछ देर तक अपनी मौत को टालता है, लेकिन आखिरकार कॉन्ग उसे खत्म करके अपने आदमी के साथ यहाँ से चला जाता है। पुलिस वालों को जब ये खबर मिलती है तो वो बुरी तरह से दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि अगर ये गैंगस्टर कमिश्नर को मार सकते हैं तो बाकी पुलिस वाले तो इनके लिए कुछ भी नहीं। पुलिस चीफ होंग से कहता है कि कैसे भी करके किम को ढूंढो, क्योंकि उसके बिना हम इन गैंगस्टर्स का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। इधर कॉन्ग के आदमी भी किम की तलाश में लगे हुए थे। इन लोगों को उस क्लिनिक के बारे में पता चल जाता है जहां किम इंजेक्शन लगवाने के लिए जाया करता था। थोड़ा बहुत टॉर्चर सहने के बाद ये डॉक्टर उन्हें किम की असलियत बता देता है। जब कॉन्ग को ये पता चलता है कि किम अंदर से एक लड़की जैसा है तो उसे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं होता। इधर होंग भी काफी खोजबीन के बाद किम के बारे में पता लगा लेता है। होंग को भी अब किम की असलियत के बारे में पता लग चुका था। वो किम से रिक्वेस्ट करता है कि एक आखिरी बार उन गैंगस्टर्स को खत्म करने में वो पुलिस की मदद करे, लेकिन किम उससे कहता है कि अब वो इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहता और कल ही अपनी सर्जरी करवाने के लिए वो थाईलैंड जाने वाला है। होंग भी इस बात को समझता है कि किम अपनी दोहरी जिंदगी जीते जीते थक चुका है और इसीलिए वो उसके फैसले का सम्मान करते हुए उस पर और ज्यादा दबाव नहीं डालता। इसके बाद वो इस गम में एक बार में जाकर बहुत शराब पीता है।
वो इतना नशे में था कि अपने खुद के पैरों पर चलने की हालत में भी नहीं था। तो उसे बाहर तक छोड़ने के लिए जून वहां आती है। इसी बीच कॉन्ग के आदमी वहां पहुंचकर बड़ी ही सफाई से हॉन्ग को मार देते हैं और साथ ही साथ वो जून को भी किडनैप करके यहाँ से ले जाते हैं। किम ने अपने घर के साथ साथ अपना फोन नंबर भी बदल दिया था, इसीलिए उसे इन सब बातों की कोई जानकारी नहीं होती। वो अगले ही दिन अपनी सर्जरी करवाने को थाईलैंड के लिए निकल पड़ता है। एयरपोर्ट पर बैठे हुए जब वो न्यूज देख रहा था तो उसे पता चलता है कि किसी ने उसके जूनियर हॉन्ग को मार दिया है और साथ ही साथ उसकी बचपन की दोस्त जून को भी किडनैप किया गया है। वो समझ जाता है कि ये काम जरूर कॉन्ग का ही होगा, इसलिए वो खुद ही उसको कॉल करता है। कॉन्ग उससे कहता है कि इससे पहले कि तुम ये देश छोड़ो, मैं बता दूं कि जून इस वक्त मेरे कब्जे में है और अगर तुम उसे बचाने के लिए यहाँ नहीं आए तो मैं कुछ ही घंटों के अंदर उसे मार दूंगा। किम सोचता है कि जून के साथ साथ इस शहर को भी उसकी जरूरत है, क्योंकि अगर इन गैंगस्टर्स को डर खत्म हो गया तो ये ऐसे ही आतंक मचाते रहेंगे। इसके बाद वो एक कैब लेकर तुरंत ही उस अड्डे पर पहुंचता है जहां कॉन्ग ने उसे मिलने के लिए बुलाया था। कॉन्ग के अंदर आज भी किम को लेकर काफी डर है, इसीलिए उसने अपने काफी सारे आदमियों को यहाँ तैनात कर रखा था। किम एक एक करके उसके आदमियों को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। कुछ लोगों को मारने के बाद वो फाइनली उस जगह पर पहुंचता है जहां कॉन्ग अपने काफी सारे आदमियों के साथ उसका इंतजार कर रहा था। किम उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो जून को जाने दे और बदले में वो कॉन्ग की हर बात मानेगा, लेकिन कॉन्ग का इरादा यहाँ किम को ज्यादा से ज्यादा तकलीफ पहुंचाने का था। वो किम से कहता है कि तुम्हारे यहाँ पहुंचने से पहले ही मेरे आदमियों ने उसे मार दिया। किम के लिए ये बात किसी सदमे से कम नहीं थी और इसीलिए वो अचानक ही एक झटके में कॉन्ग के ऊपर इतना जबरदस्त हमला करता है कि वो कुछ ही सेकंड्स के अंदर तड़प कर मर जाता है। कॉन्ग के आदमी उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं और इसी वजह से किम को भी यहाँ ठीक ठाक चोट लग जाती है। कॉन्ग के मरते ही उसका राइट हैंड अपने एक आदमी को कॉल करके कहता है कि वो जून को ना मारे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जून अभी जिंदा है और कॉन्ग को अपने बेतुके मजाक की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ गई। इसके बाद ये सब लोग किम को बिना कोई नुकसान पहुंचाए यहाँ से चले जाते हैं और ऐसा करने की वजह यह है कि इस गैंग के सुप्रीम लीडर जायको ने उन्हें ऐसा करने को बोला। कॉन्ग के मरने के बाद अब जायको ही इस गैंग का बॉस है और अब वो पुलिस से और ज्यादा लफड़ेबाजी नहीं करना चाहता। इसके बाद यहाँ से कुछ महीनों बाद का समय दिखाया जाता है। किम और जून अब एक साथ ही रहते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ हैं। यहाँ हमें एक बहुत ही अजीब बात देखने को मिलती है और वो ये कि किम ने अब बियर्ड रखना शुरू कर दिया है, जो कहीं ना कहीं इस बात का संकेत है कि उसने सर्जरी करवा के अपना जेंडर चेंज करने का इरादा बदल दिया है और अपने आगे की जिंदगी शायद वो एक मर्द बन के ही जीने वाला है। लेकिन उसके चेहरे और हाव भाव को देखकर ये साफ पता चलता है कि वो आज भी इस कश्मोकश में जी रहा है कि उसे क्या करना चाहिए। और ऐसे ही अजीबोगरीब एंडिंग के साथ ये फिल्म यहाँ पर समाप्त होती है।